Hello, welcome to online physics coaching class 11th first unit physical world. Topics अपने scientific method, second topic is steps involved in a scientific method, two principal thrust which are unification and second one is reductionism. तो स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम द बिगिनिंग व्हाट इज साइंटिफिक मेथड एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो वो सब हमें डिस्कस करना है। तो लेते हैं फर्स्ट टॉपिक साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड इज सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, देखो एक प्रॉपर मेथड है टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिनन एज मच इन डिटेल, ठीक है, जितना पॉसिबल हो उतना उनको डिटेल में आपको जानना है। सेकेंड, यूज दिस नॉलेज टू प्रेडिक्ट करना, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमिनन, आप उनको कैसे कंट्रोल कर पाओ वो भी आपको देखना। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दूँ कि कंट्रोल कैसे करोगे, ठीक है, कि आपकी जो फिनोमिनन है नेचुरल फिनोमिनन है, आप देखो जो नेचुरल फिनोमिनन होती है उनको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप उनको रिड्यूस करते हो, मिनिमाइज करते हो उनके इफेक्ट को, ठीक है। या तो आप प्रेडिक्ट कर दो कि लाइक मैं बोलूँ कि यहाँ पे थंडरस्टॉर्म होने वाली है, तो ये आपका एक प्रेडिक्शन बन जाएगा। प्रेडिक्शन किसके बेसिस पे बनता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, आप उनको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हो और फिर जाके आप अनाउंस करते हो, तो उनसे जो भी आपकी एडवर्स अफेक्ट होने वाली वो कम हो जाती है। आप पब्लिक को पहले से प्रेडिक्ट करके बोल सकते हो कि ये भाई ये टाइम पे यहाँ पे इतनी बारिश होगी, तो पब्लिक क्या करेगी, उनसे प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स पहले से ही ले लेगी, तो उनका जो अफेक्ट होगा, हार्मफुल इफेक्ट होगा, वो कम हो जाएगा। तो ऐसे भी नेचर में फिनोमिनन है जो हमारे लिए थोड़ी हार्मफुल भी होती है, तो उनको आप क्या कर पाते हो, कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। तो साइंस को स्टडी करो, उनको ऑब्जर्व करो और उनकी जो नॉलेज है उनको उनसे आप प्रेडिक्शन करो, उनको मॉडिफाई भी करो कि काफ़ी क्या होता है, कभी कभी क्या होगा कि जो नॉलेज होती है वो इनकम्प्लीट होती है पुरानी थ्योरी के बेसिस पे, पुराने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी मॉडिफिकेशन भी करना रहता है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये जो साइंटिफिक मेथड है, तो उनको स्टडी करने के लिए कौन से स्टेप आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, कौन से स्टेप्स उनके अंदर इन्वॉल्व है, उन सब के बारे में डिटेल में बात करते। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड की ऑब्जर्वेशन क्या कि आप कोई भी जो फिनोमिनन होती है, ठीक है, आपके आजू बाजू नेचर में जो भी हो रहा है उनको ऑब्जर्व करो। अब देखो मैं बोलूँ कि व्हीकल स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो साइंस डेवलप होने के बाद का है, ठीक है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ न्यूटन वाला, कि न्यूटन जब बैठे थे तो ऊपर से जो एप्पल नीचे गिरा, तो वो पहले भी गिरता था, लेकिन न्यूटन ने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया, कि न्यूटन ने क्या देखा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, तो ये इनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया और वहाँ पे उनका दिमाग एक्टिवेट करके उन्होंने देखा कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो वो तो ग्राउंड पे आती है, आप ऊपर फेंकोगे, नीचे फेंकते हो, ठीक है, एप्पल होगा या तो कोई और ऑब्जेक्ट होगी, तो वो सारी कहाँ पे आती है, ग्राउंड पे आती है। तो ये इनका क्या था, ऑब्जर्वेशन था। फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, सेकंड स्टेप होती है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, कि उनको वेरीफाई करो, चेक करो लैब के अंदर, ठीक है। तो लैब के अंदर भी आप उनको एक्सपेरिमेंट करो। लाइक मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ कि वाटर की जो फ्लो होती है, कि मानो कि ये फ्लैट सरफेस होगी, तो वाटर आपका ऐसे ही स्टेडी रेस्ट पे रहता है, लेकिन अगर एक इंक्लाइंड सरफेस कर दूँ तो वाटर आपकी नीचे जाती है ना, हायर लेवल से कहाँ पे जाती है, लोअर लेवल पे। तो वो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तब आपको पता चलेगा ना कि भाई ये जो आपकी वाटर है वो कहाँ पे जाती है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब कि आपकी रिवर के अंदर जो भी वाटर फ्लो होती है तो वो हमेशा हायर लेवल टू कहाँ पे जाती है, लोअर लेवल की ओर। समझ में आ कि नहीं। तो एक होता है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, कि ये जो भी आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया उनको लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। चलो, फिर होता है उनका एनालिसिस, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशन का फंडा क्लियर हुआ यहाँ पे, ठीक है। न्यूटन ने बोला कि ऐसी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो ये सबको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन यहाँ पे फिर आप एनालिसिस भी करोगे, ठीक है। तो एनालिसिस आपकी दो टाइप की होगी। तो फर्स्ट कौन सी एनालिसिस है, क्वालिटेटिव, और सेकंड कौन सी, क्वांटिटेटिव। तो ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी, एनालिसिस होगी, तो वहाँ पे आप क्या करोगे,
ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कंपेरिजन विदाउट डिटरमाइनिंग वैल्यू, ठीक है। उनका कलर, टेक्सचर, स्मेल, सेंस, वो सब आप चेक करके उनका ऑब्जर्वेशन करो, एनालिसिस करो, वो कौन सा होगा, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होगा, मेजरिंग क्वांटिटी, आप वहाँ पे क्वांटिटी को मेजर करोगे, मेजरिंग क्वांटिटी बाय वैल्यू ऑफ समथिंग। एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। मैं देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की दोनों एनालिसिस आपको एक्सप्लेन करूँ। चलो, तो यहाँ पे देखो, आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट होगी वो हमेशा ग्राउंड के ऊपर ही गिरती है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करोगे फिर भी वो नीचे आती है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशन के अंदर मैं डिटेल में जाऊँ, ठीक है, कि आपकी अगर एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो 50 मीटर से गिर रही है, और एक आपकी हेवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी सेम डिस्टेंस से नीचे आ रही है 50 मीटर, तो दोनों की जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट है ना वो अलग अलग है, ठीक है। आपको पता है कि हेवियर ऑब्जेक्ट होगी उनकी इम्पैक्ट ज़्यादा होगी, लाइटर ऑब्जेक्ट की इम्पैक्ट वहाँ पे कम होगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो इम्पैक्ट यहाँ पे मिलेगी आपको ग्राउंड पे, वो किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी कि नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ पे कौन से ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है। कि आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे ही आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करो वो भी नीचे ही आ रही है, लेकिन उनका जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट होगा, या तो मैं सेकेंड बोलूँ कि उनकी जो फोर्स एग्जर्ट होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। वैसे ही एक और आप निकालोगे, एक और ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि भाई एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करती है, तो एक किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो आपको पता चला क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। फिर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर आपने क्या देखा कि चलो आप मास ज़्यादा करो तो इम्पैक्ट कितना वहाँ पे बढ़ता है, कितने मास चेंज करने से कितनी इम्पैक्ट बढ़ती है। तो एक आपको ना एक कौन सी मेथड देगी, आपको एक कैलकुलेशन वाली मेथड, ठीक है। और आप यहाँ पे वेरीफाई भी करोगे कि हाँ, मास बढ़ाने से आपकी जो ग्राउंड पे इम्पैक्ट है वो ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो एक यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा कि आपका जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन था कि इम्पैक्ट मास पर डिपेंड करती है, करती है, आपने क्रॉस वेरीफाई किया, लेकिन अभी आपको उनका एग्जैक्ट मॉडलिंग नहीं मिला। या तो आप बोलो कि दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास m1 और इनका मास m2 और दोनों का सेपरेशन कितना, r के बराबर, तो इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी एक दूसरे के ऊपर, वो ये दोनों की मास के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि नहीं, ठीक है। आपका ग्रेविटेशनल लो है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे भी इनके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी। तो आप अलग अलग मास की वैल्यू अलग अलग डिस्टेंस रख के वहाँ पे मतलब कि आप देखो, आपके पास अभी इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे कि दो हेवी ऑब्जेक्ट थे तो इनके बीच में ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट हुआ, लेकिन जब दोनों का डिस्टेंस में बढ़ा देता हूँ तो वहाँ पे कम फोर्स एग्जर्ट हो रही है, ठीक है। तो इनसे आपको एक रिलेशन मिलेगा और उसको आप कन्वर्ट करते हो मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर। मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर आप उनका क्या प्रूव करोगे, उनका क्या डराइव करोगे, एक इक्वेशन लाइक दैट, दिस इक्वेशन, ऐसे आपको एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फिर से आप क्या करोगे, उनका प्रेडिक्शन कि अगर दो 1 kg की दो ऑब्जेक्ट है और 1 मीटर पे, तो उनके बीच में इतना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, तो अगर वो 1 मीटर की जगह पे 2 मीटर में करूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ए वाली फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट होनी चाहिए। तो ये आपका फिर क्या होगा, प्रेडिक्शन होगा बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग। समझ में आ कि नहीं, आपकी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी उनके बेसिस पे आप क्या करोगे, प्रेडिक्शन करोगे। अगर आपका ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग, आपका जो मैथमेटिकल फार्मूला करेक्ट होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा, और अगर ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन, आपकी मॉडलिंग गलत होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्सिफिकेशन। अगर फॉल्सिफिकेशन होगा तो फिर से यहाँ पे आप करेक्शन करोगे,
ठीक है। और आप ऊपर भी चेक करोगे कि भाई ऊपर गलती तो नहीं कर दी ना आपने एनालिसिस के अंदर, अगर होगा वहाँ पे फिर से आप रिवाइट सॉरी कि कोई मिस्टेक होगी तो आप फिर से उनको रिकरेक्ट करोगे, ठीक है, उनको करेक्ट करो और फिर से वही स्टेप फॉलो करो, फिर जाके आपकी एक लॉज बनती है। ऐसे ही डायरेक्ट लॉज नहीं बनती, ठीक है, उनके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है और सारे स्टेप्स को आपको सिस्टमेटिकली चेक करना होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी आपकी क्या होगी, स्टेप्स होगी साइंटिफिक मेथड के अंदर। एक लॉ को डिफाइन करने में काफ़ी साल लग जाते हैं, उनको वेरीफाई भी करना होता है कि आपने जो बोला वो आपके लिए सही है, ठीक है, उनको सिस्टमेटिकली कोई और चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है, क्लियर। अब ग्रेविटेशन के अंदर काफ़ी सारे लॉ स्टडी करोगे, इनिशियली जो बोले वो उनके टाइम पे चल गए, लेकिन बाद में जाके उनको क्या करना पड़ा, फिर से करेक्ट करना पड़ा, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट है आपकी टू प्रिंसिपल, thrust, unification and reductionism. Unification is to explain different phenomena and the nature on the basis of one or minimum laws. कि काफ़ी सारी फिनोमिनन होती है जिसके पीछे ना एक ही लॉज आपकी काम करती है, तो वो सारी प्रिंसिपल को कंबाइन करो, वो सारे फिनोमिनन्स के लिए जो भी एप्लीकेबल प्रिंसिपल है उनको कंबाइन करो, तो उनको आप क्या बोलोगे, यूनिफिकेशन। कि मैनी टू वन करना मतलब काफ़ी सारे लॉज को आप कंबाइन करो और उनसे एक लॉज बनाओ, ठीक है, तो वो आपका क्या बनेगा, यूनिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बोला आपको, एन एफर्ट टू यूनिफाई द फंडामेंटल फोर्सेस एंड द नेचर। तो यहाँ पे देखो कि एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर आती है, ठीक है, अर्थ आपकी सन के अबाउट घूम रही है, मून भी अर्थ एंड सन के अबाउट घूम रहा है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे फिनोमिनन लाइक टाइड्स ऑफ फॉलिंग ऑफ मटेरियल। तो ये सारी फिनोमिनन के लिए एक ही लॉ आपकी वहाँ पे काम करती है, हाँ अलग अलग तरीके से काम करती है, लेकिन काम कौन सा कर रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। तो इन सब के लिए जो भी लॉज एप्लीकेबल है उन सबको मैंने एक कर दिया और उनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, यूनिफिकेशन। इन सब के लिए हाँ उनका एप्लीकेशन अलग अलग होगा, लेकिन सबके लिए आपकी एक ही लॉज काम करती है, तो ये आपकी क्या हो गई, यूनिफिकेशन। काफ़ी सारे लॉज को कंबाइन करके आपको क्या करना है, एक लॉज बनानी है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, यूनिफिकेशन, क्लियर। ऐसे ही कोई और ऑब्जेक्ट के लिए भी आप देखो कि मानो कि सर्कुलर मोशन का होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपकी जो नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो भी अर्थ के अबाउट घूमती है कि नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपकी कौन सी फोर्स काम करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी, वहाँ पे आपका सेंट्रीपेटल फोर्स भी होगा, तो उनको भी आप यूनिफाई करके कौन से ग्रुप में लेके आओगे, यहाँ पे जैसे आपकी ये घूम रही है वैसे ही सैटेलाइट के लिए आप ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करोगे, तो ये होता है आपका यूनिफिकेशन। काफ़ी सारे फिनोमिनन को एक ही प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना है आपको, क्लियर, या तो काफ़ी सारे प्रिंसिपल को कंबाइन करके एक कॉमन प्रिंसिपल बनाओ, सबके लिए नहीं बन सकता, थर्मोडाइनमिक्स पूरा अलग होता है, ठीक, काइनेमेटिक्स पूरा अलग है, लेकिन जो सारी फिनोमिनन सेम प्रिंसिपल के बेसिस पे होती हैं उनके लिए, क्लियर। तो ये क्या होगा, आपका यूनिफिकेशन होगा। चलो फिर नेक्स्ट आपके रिडक्शनिज्म। टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स system and the properties of its simple constituent are taken into account. This approach is called reductionism. देखो उनका एक सिंपल बेस्ड एग्जांपल मैं दूँ कि अगर आपकी कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, कोई अगर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, तो उनको उनके माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट को स्टडी करो, तो वो क्या होती है, आपकी रिडक्शनिज्म। मैं अगर बोलूँ कि आपको कोई मैटर के बारे में स्टडी करना है, तो मैटर को स्टडी करने से पहले उनके मॉलिक्यूल्स, उनके एटम का स्टडी करो, तो वो क्या बन गया, आपका रिडक्शनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल लिए मैंने, एक थर्मोडाइनेमिक का और एक थर्मल पावर प्लांट, और यू कैन से न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप सबको पता है ना कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उनको फाइनली आप कहाँ पे कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उनके अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होगा कि आपका जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उनके अंदर जो भी एनर्जी है उनको आपकी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, फाइनली
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये सारी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप एक ही प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं एक्सप्लेन करते, तो उनको आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है कि भाई इनकी थर्मल एनर्जी को आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, वो हीट एनर्जी से आप वाटर की वेपर क्रिएट करते हो, और वो वाटर की वेपर से आप टरबाइन के ऊपर प्रेशर बनाते हो, टरबाइन वहाँ पे घूमता है, ठीक है, उससे आपकी जनरेटर के अंदर रोटेशन होता है, और फिर जाके आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो और हर एक सेगमेंट को स्टडी करो। तो ये आपने क्या किया, रिडक्शनिज्म किया। यहाँ पे देखो एक और बेस्ट एग्जांपल है कि आपकी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम थी तो वो डेवलप क्यों हुई थी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करे बल्क मैटर के लिए, कि कोई बल्क सिस्टम हो उनकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करे। कौन सी प्रॉपर्टीज, लाइक टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, तो इनको एक्सप्लेन करे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको स्टडी करना था तो आपको क्या करना पड़ा कि उनको मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में आपको स्टडी करना पड़ा, कि काइनेटिक थ्योरी आपने मॉलिक्यूल्स की स्टडी की, उनकी स्टैटिकल मैकेनिक्स स्टडी की, फिर जाके आप इनको डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, रिडक्शनिज्म। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो मैं इनको बोलूँ कि ये थर्मोडायनेमिक का एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंदर आपने स्टडी किया, क्लियर। पहले बल्क मैटर के लिए आपको स्टडी करना था, लेकिन फिर आपको कहाँ पे स्टडी करना पड़ा, मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ से ही आप इनको डिफाइन कर पाए, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी ऑफ अ बल्क सिस्टम। तो ये क्या होता है, आपका रिडक्शनिज्म होता है। आई होप सबको समझ में आ, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी क्या थी, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। फर्स्ट यूनिट के अंदर इनके अलावा जो भी आपका पार्ट है ना, तो वो सिंपल पार्ट है, आप एक बार अच्छे से रीड करोगे तो आपको सब समझ में भी आ जाएगा, क्लियर, कि वो कैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो वो सारे ब्रांचेस का इंटर रिलेशन भी आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो चलो, आपको सब समझ में आ, लाइक कर दो, शेयर भी करो, ठीक है। फिर हम दूसरी कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे।